अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर बुक। लास्ट लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज बेटे जो है वो करवा रही थी। हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था, बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था और सी पार्ट भी जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको पूरे हर पार्ट जो है बेटे अच्छी तरह से कम्प्लीटली मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, और जिन क्या मुझे लग रहा था कि रिटन फॉर्म में आपको मैं जो है इसका सोल्यूशन करके दिखाऊं, मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी उनको सारा सॉल्व करके दिखाया था। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील होती है तो बेटे आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आज चलेंगे। पेज नंबर 26 एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की आपकी। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। पार्ट आपका है बेटे डी। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि आपने अच्छा खासा डिटेल उन क्वेश्चंस की जो है वो लिखनी है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है। दीज आर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट बेटे। यहाँ पे पेज नंबर 26 पे हूँ मैं। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पार्ट डी है आपका। पहला क्वेश्चन है 1.1। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। जो बच्चे मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि ये टॉपिक मैंने अच्छी तरह जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो बेटे मैंने आपको बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं ये डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई थी। इसके अलावा मैंने बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ की बेटे आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखवाई थी। मैंने आपसे कहा था कि इनकी डेफिनेशन आपकी बुक्स में राइट नहीं है, तो मैंने आपको वो भी डिक्टेट करवाई थी। अगर आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे आओ बेटे, पेज नंबर 8 पे आप लोग आओ, ये देखें यहाँ पे जो टॉपिक आपको दिया हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। डेटा 7 इन नंबर, ये आपने इस पर लिखनी है और दे आर 7 इन नंबर। ठीक है, इन सब ये पूरा का पूरा टेबल आप इस क्वेश्चन में ड्रॉ करोगे। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखोगे, इनके यूनिट्स लिखोगे, इनके सिंबल लिखोगे और इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे जैसे कि आपकी बुक में एक्सप्लेन है और जैसे मैंने आपको समझाया था। अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। हमने क्या लिखा था, हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है वो भी लिखी। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है ना, एक्सप्लेन जो है बेस क्वांटिटीज़ एज वेल एज ड्राइव क्वांटिटीज़। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरे में आप लोगों ने क्या लिखना है, आपने लिखने हैं ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, इस पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 9 पे। तो ये सारा का सारा जो है ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आपने बेस क्वांटिटीज़ लिखनी है, ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखनी है, ये टेबल पूरा ड्रॉ करोगे, इनके नेम लिखोगे, इनके यूनिट लिखोगे, इनके सिंबल लिखोगे और इस पूरे के पूरे को आप एक्सप्लेन करोगे। और ये जो आगे एग्जांपल दी हुई है ये भी आपने करनी है बेटे। ये अच्छी तरह से मैंने आपको जो है एक्सप्लेन की थी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये मैंने बताया है कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या राइट करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 8 और 9 पे इसका आंसर है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, वो आप लोग राइट करोगे। इज डेट क्लियर? ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बेटे, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव यूनिट्स इन एसआई, हाउ आर दे ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट, डिस्क्राइब ब्रीफली। आपने कोई सी 3 एग्जांपल्स जो है बेटे वो देनी है, कोई सी 3 एग्जांपल ड्राइव यूनिट्स की। ठीक है, एग्जांपल्स दोगे आप लोग और एग्जांपल देने के बाद आपने जो है उनको ड्राइव करके भी जो है वो दिखाना है कि इनको किस तरह जो है वो ड्राइव किया गया है। यहाँ से बेटे एक पेपर दीजिएगा मुझे ज़रा, मैं आपको लोगों को ड्राइव करके दिखाऊं। ये पड़ा हुआ है क्वेश्चन आपका क्या है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राइव यूनिट्स इन एसआई, हाउ दे आर ड्राइव फ्रॉम यूनिट, डिस्क्राइब ब्रीफली। आपने इनके पहले जो हम लोग ड्राइव अभी यूनिट कर रहे थे पेज नंबर 9 पे मैंने जो बताए हैं, अगर इधर आओ इस टेबल में बेटे आपको ये ड्राइव यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज और प्लेन एंगल, ये तमाम के तमाम आपके पास ड्राइव यूनिट्स हैं। ठीक है, ये आगे इनके सिंबल भी दिए हुए हैं। आपके क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है कि आप कोई से जो है 3 ड्राइव यूनिट जो हैं वो लिखें। कोई से 3 हम लिख लेते हैं। सपोज हम स्पीड लिख लेते हैं, वॉल्यूम लिख लेते हैं, ठीक है, और हम क्या लिख लेते हैं, फोर्स लिख लेते हैं। इनके नेम्स भी लिखने हैं और इनके यूनिट्स को आपने डिराइव करना है। ये तो सिंपल यूनिट्स लिख दी है ना, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ये डिराइव कैसे करने हैं। तो बेटे मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको ये यूनिट डिराइव करना सिखाए थे, अगर आपको याद हो। जो बच्चे नए स्टूडेंट हैं वो दोबारा इस टॉपिक पे जाएं, मेरे फर्स्ट चैप्टर पे जाएं। प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर बेटे पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप ये टॉपिक निकालो और वहाँ पे जो है सारा आपको
अच्छी तरह से इस टॉपिक की समझ आएगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग क्या लिख लेंगे बेटे, आप लोग जो है अपने यूनिट जो है उनको नाम लिखने हैं और उनको आपने डराइव करना है। तो मैं आपको जो है आपकी बुक में एरिया जो है उसकी डेरिवेशन दी हुई है, ठीक है। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, ब्रेथ का यूनिट क्या होता है मीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर है। और यही मेथड होता है कि हम लोग किसी भी ड्राइव जो हमारे पास क्वांटिटी आती है उसका हम लोग यूनिट जो है वो किस तरह निकालते हैं। तो ये उसका मेथड है। एक तो आपकी बुक में हो गया, बाकी 3 बेटे मैं आपको खुद करवा देती हूँ। आप लोग देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आप लोगों ने भी वैसे ही करना है, ठीक है। पहली एग्जांपल हम किसकी देते हैं, पार्ट डी कर रहे हैं हम अपनी बुक का। बुक की तरफ आओ आप, एक्सरसाइज की तरफ बेटे। तो हमने कौन सा पार्ट शुरू किया हुआ है, हमने शुरू किया हुआ है पार्ट डी एज यूजुअल। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे हम पार्ट डी की हेडिंग देंगे। और ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा 1.2 की बेटे आप लोग हेडिंग दें। 1.2 मैं करवा रही हूँ। 3 एग्जाम्पल्स आपसे पूछी हैं और ये भी कहा है कि उनके यूनिट जो हैं वो आपने डिराइव करने हैं। पहली एग्जाम्पल हम लोग करेंगे ए, सपोज मैंने ए का नाम दे दिया, स्पीड की एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ, स्पीड, ठीक है। स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। पढ़ा है ना हमने स्पीड, स्पीड क्या था हम पढ़ के आए थे वेलोसिटी सेकंड चैप्टर में, शाबाश। v इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था ना s/t। तो ये वही है स्पीड। अब आप इसके यूनिट्स बस लगाओगे। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटे, मीटर। आपने यहाँ पे पूरा मीटर लिखना है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, शाबाश। अब मीटर का सिंबल क्या है, इधर सिंबल लिखोगे। अब m, सेकंड का सिंबल क्या है, s, ठीक है। आपको पता है जब कोई भी चीज़ कोई भी ऊपर आ रही है वैल्यू तो ऊपर आके क्या हो जाती है, वो -1 होती है। इज दैट क्लियर। तो स्पीड का यूनिट बेटे क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट तो आप लोगों को लर्न था, याद था, लेकिन ये किस तरह आया है ये चीज़ आपने बतानी थी, तो वो इस तरह बताते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, 3 एग्जाम्पल्स हमने पूछी हैं हमसे। अब हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम किसकी देते हैं, वॉल्यूम की। किसकी बेटे, वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ पूरा लिखना है आपने, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर बेटे। अच्छा अब क्या लिख लोगे आप लोग, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर, और हाइट का यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। इसका मतलब हो गया, इसका सिंबल भी m है। मैं पूरा करवा रही हूँ ताकि आप लोग हर स्टेप के बेटे मार्क्स होते हैं। अब हमने क्या लिख लिया, इनका सिंबल लिख लिया। ये 3 टाइम्स हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वॉल्यूम का यूनिट बेटे क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। इज डेट क्लियर। अब एक कोड, आपकी बुक में कितनी एग्जाम्पल्स पूछी हैं, गिव 3 एग्जाम्पल। तो मैं 3rd एग्जाम्पल आपको करवा रही हूँ फोर्स की, बल्कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवा दी। एक ऑलरेडी आपकी बुक में भी अभी हमने देखा था, एरिया हुआ था, और जो बाकी रह गई हैं बेटे वो आप लोग खुद करके देख लो, क्योंकि आपके पेपर में जितने भी आपके ड्राइव यूनिट्स हैं ना, सबकी आ सकती हैं ये, तो आपको सबकी आनी चाहिए। ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स होती है मैस, F इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा है ना आप लोगों ने, मैस इंटू एक्सेलरेशन। पूरा लिखना होता है आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट करोगे बेटे आप लोग, मैस डॉट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन हमने पहले मैं पूरा लिख देती हूँ। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती थी, हमने पढ़ा था बेटे चैप्टर 3rd में शायद, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, भूल गए हो ना। अच्छा अब मैस जो है, मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम। डिस्प्ले वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट भी है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है ना, एस लिखूंगी ना बस, पूरा लिख, चलो सेकंड, इधर मैंने सिंबल डाल दिया, यहाँ पे पूरा लिखना है। अब ये क्या हो जाएगा, केजी, यहाँ पे m डिवाइडेड बाय s, टाइम स्क्वायर है ये, वेलोसिटी पर सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पे टाइम स्क्वायर है बेटे, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू m इंटू ए।
मैस आ गया। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है? एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर आपने मैस का यूनिट आपका किलोग्राम आता है, और जो आपका इसका वेलोसिटी का यूनिट होता है ना, वो बेटे आपको वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? वेलोसिटी इक्वल होती है, यहाँ पे वी लिख लो, वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पहले ये हम राइट कर लेंगे ना, वेलोसिटी ओवर टाइम है ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या राइट करोगे? आप लोग मीटर तो रहने दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा टाइम जो है वो 2 दफ़ा हो जाएगा ना, टाइम स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल थी? वेलोसिटी नहीं समझ आ रही? दोबारा समझाती हूँ, ठहरो। एक्सेलरेशन किसके, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो एफ किसके इक्वल था? एफ इज इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओवर टी, और v किसके इक्वल था? d ओवर टी के, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी में भी टाइम है, 2 टाइम हमारे पास आएंगे ना, समझ आ गई अब? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? मैस का केजी आ गया, वेलोसिटी हमारी आ गई, वेलोसिटी ओवर टाइम आ गया। तो वेलोसिटी इसको अब कट कर दो, मैं आपको इजी मेथड में करवा देती हूँ, चलो और इजी करवा देती हूँ बेटे। ये मैस था, मैस को ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी किसके इक्वल है? हम लोग वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? d ओवर टी। मैंने वेलोसिटी की जगह d ओवर टी लिख लिया, और नीचे ऑलरेडी टाइम तो आपके पास था ही, ठीक है। अब ये मैस हो जाएगा, अब तो समझ आ रही है ना, ये d हो जाएगा, और ये t ऊपर है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये तो ईजीएस्ट मेथड था, इस तरह तो समझ आ गई ना आपको। ये d बाई टी मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो d ओवर टी के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये t मैं नीचे ले आई, टी स्क्वायर हो गया। अब मैस का यूनिट क्या है बेटे? किलोग्राम है, मैं सिर्फ सिंबल लगा रही हूँ। इसका क्या है? मीटर है। टाइम का क्या है? सेकंड है, सेकंड स्क्वायर आ गया। तो टोटल यूनिट आपका क्या आ गया? केजी मीटर। सेकंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा, और इन जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट क्या बन जाता है? न्यूटन बन जाता है। यानी कि फोर्स का बेटे जो यूनिट है, फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया था ना, तो हमने पढ़ा भी था। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। न्यूटन लिख दोगे तब भी अच्छी बात है, ना लिखोगे एन लिख दोगे ना तो भी सही है, अगर 9 भी लिखोगे, यहाँ तक भी ड्राइव कर लोगे, तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या कर लिया? ये हमने इसका यूनिट जो है ड्राइव कर लिया। अब 4 यूनिट्स जो हैं हम लोग कर चुके हैं ड्राइव, 3 मैंने करवाए, एरिया आपकी बुक में दिया हुआ था। इसके अलावा मेरे ख्याल से 2 या 3 रह गए हैं, वो आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो भी पेपर में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आएंगे, तो बेटे आपको सारे जो है करने आने चाहिए। मैंने आपको इसका मेथड, जब मैंने ये पूरा चैप्टर ये पढ़ाया था टॉपिक, तो मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में बेटे ये करवाया था। इज दैट क्लियर? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गाज। स्क्रू गाज भी कहते हैं, स्क्रू गेज भी कहते हैं, दोनों वर्ड ही जो हैं इसके ठीक है। तो बेटे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इनके डिफरेंसेस जो हैं वो पहले से ही राइट करके रख लिए हैं, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप लोग इधर देखें और गौर करें, ज़रा अपनी स्क्रीन पे आप लोग देखो, और आप लोग मेरे इधर सामने देखो बेटे, जो सामने बैठे हुए हैं मेरे, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए, एक पे मैंने वर्नियर कैलिपर लिखा और एक पे मैंने क्या लिख लिया? स्क्रू गॉज लिख लिया। और यहाँ पे इनके डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मैंने क्या राइट किया? वर्नियर कैलिपर मेजर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। वर्नियर कैलिपर एक्सटर्नल भी मेजर कर सकते हैं उससे हम लोग, और इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, जबकि स्क्रू गेज से सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल डायमेंशन हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा क्या है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बेटे क्या होता है? 0.1 mm, जबकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है? 0.0 mm, ठीक है। ये सूटेबल है लार्जर ऑब्जेक्ट के लिए, बड़े बड़े जैसे मेटेलिकल बॉब हो, ठीक है, रॉड हो, मोटा जैसे स्टील का रॉड होता है। जो स्क्रू गेज है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपकी बारीक सी वायर नहीं होती, जैसे छोटी सी वायर होती है बेटे, तो ये लार्जर ऑब्जेक्ट इसकी मेजरमेंट के लिए है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए है। फिर हम आते हैं नंबर 4 पे। इसके अंदर जाज होते हैं जिनसे आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हो, जबकि स्क्रू गाज में जो है वो जाज एब्सेंट होते हैं। वहाँ पे क्या चीज़ होती है? उसकी जगह एनवल और स्पिंडल होते हैं, जिनको आप लोग टाइट करते हैं, और जो है वायर उसके अंदर जो है आपकी आ जाती है।
वर्नियर कैलिपर जो है वो लेस एक्यूरेट होता है और स्क्रू गेज जो है वो क्या होता है, हाईली एक्यूरेट होता है। ये एक इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस आपका क्या है, इट इज़ ईजी टू यूज़ ड्यू, ये इसको यूज़ करना ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है वो मार्किंग उनकी फॉरवर्ड है, सामने की तरफ है, आपको ईजिली नज़र आ जाती है। यहाँ पे जो बेटे जो मैंने VS और MS लिखा है ना, इसका मतलब है वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल। इट इज़ ईजी टू यूज़ ड्यू टू स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल मार्किंग। इसकी मेन स्केल की मार्किंग और वर्नियर स्केल की मार्किंग बिल्कुल आपके सामने होती है और उनको जो है हमें फाइंड कैलकुलेट करना और वो रीडिंग देखना ज़्यादा इजी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्क्रू गाज। यहाँ पे क्या है, इट रिक्वायर मोर प्रिसीजन एंड स्किल टू यूज़ इफेक्टिवली। इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसको हम लोग सर्कुलर है ना, उसको हम आपको पता है रोटेट करते हैं, तो जब रोटेट करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लाइन जो है वो किस लाइन के साथ कंसाइड कर रही है। तो इसको यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू वर्नियर स्केल जो है वो डिफ़िकल्ट है और वर्नियर स्केल को यूज़ करना जो है वो ज़्यादा ईजी है। क्लियर हो गया? अगला जो डिफरेंस है वो क्या है बेटे, इट ऑफर वाइडर रेंज ऑफ मेजरमेंट, मतलब इससे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग, आपको मैंने पहले बताया था कि स्मॉल, जिनका मेजरमेंट बहुत स्मॉल होती है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, सिर्फ उनकी जिनकी 0 से 1 इंच या 1 to 2 इंच रीडिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ वो मेजर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इससे ये जो है वाइडर रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और ये कम ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो बेटे ये डिफरेंसेस मैंने आपको सारे रिटन फॉर्म में दे दिए हैं, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इनको उतार लें। टोटल 7 डिफरेंसेस हैं, आपने सभी याद करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको 7 के 7 ही आएँ या आपको 7 के 7 याद भी रहे, तो जितने उस टाइम मेरे बेटे याद आ जाएंगे। 2 का कुछ नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 3 लिख लेना, 3 नंबर का हुआ तो 4 लिख लेना, जितने भी आप ज़्यादा याद करोगे आपके हक में फ़ायदा है उसका। बाज़ औक़ात हमें कोई ना कोई चीज़ भूल जाती है तो कुछ तो याद रहेगा ना। तो आप ये 7 के 7 डिफरेंसेस जो है इनको लर्न कर लें और इनको बेटे अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर ह्यूमन एरर्स, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर्स इन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये अपनी बुक के पेज नंबर 16 पे आओ आप लोग, ये पेज नंबर 16 नहीं बेटे 18 पेज पे आओ। मैंने आप लोगों को एरर्स इन मेजरमेंट जो है वो बहुत डिटेल से समझाए थे, विद एग्जांपल देके मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किए थे। तो एरर्स को हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था बेटे, एक ह्यूमन एरर थे, एक सिस्टमेटिक एरर थे और एक रैंडम एरर थे। इन सबको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था और इनकी मैंने एग्जांपल भी दी थी। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने ये सारा क्वेश्चन का जो आंसर है, ये पूरा पेज आपका आंसर है, ये आपने इस क्वेश्चन में लिखना है, तीनों एरर्स को डिफाइन करना है और इनके आगे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी इसमें आप लोग राइट करोगे। इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया गया। इज दैट क्लियर? अब हम अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1.5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट विद एग्जाम्पल। आपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के डिफरेंस बताने हैं और उनकी एग्जाम्पल भी जो है वो भी देनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये भी बेटे मैंने आपके लिए पहले से राइट करके जो है वो रखा हुआ है ताकि आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। आपने बिल्कुल पहले की तरह से अपनी बुक पे उसी तरह मार्जिन लाइन लगाओ, दरमियान में एक लाइन लगाओ, एक सेपरेशन बना लो, ऊपर हेडिंग दो कंपैरिजन की। पार्ट डी है, उसका पार्ट कौन सा आपका 1.5 हम कर रहे हैं एक्यूरेसी, और एक साइड पे आप लोग क्या लिख लो, प्रिसीजन लिख लो, और फिर उनके हम लोग डिफरेंस लिखेंगे। पहला डिफरेंस क्या है? एक्यूरेसी इंडिकेट्स हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू करेक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो मेजरमेंट आई है वो करेक्ट या एक्सेप्टेड वैल्यू के साथ कितनी क्लोज है। जबकि प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि जब हम 2 या 3 रीडिंग्स लेते हैं ना किसी भी एक्सपेरिमेंट की, तो हमारी रीडिंग्स आपस में कितनी मिल रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। क्लियर हो गया? नंबर 2 क्या चीज़ है? योर मेजरमेंट विल बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। आपकी मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बिल्कुल ठीक होगी। तो क्या होगी?
एक्यूरेट होगी। जबकि प्रिसीजन में क्या होती है कि आपकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट से उसका कोई लेना देना नहीं है कि जो आपकी स्टैंडर्ड है, बल्कि वो क्या है कि जो आप रीडिंग ले रहे हो वो आपस में कितनी मिल रही हैं, ठीक है। ऐसे इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन। आप लोग क्या किधर लिखोगे, योर मेजरमेंट विल बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, योर मेजरमेंट विल बी सिमिलर एवरी टाइम यू मेजर, यानी कि आप एक चीज़ को बार बार मेजर कर रहे हो ना तो आपकी रीडिंग सेम आएगी प्रिसीजन में। और एक्यूरेट में क्या आता है, एक्यूरेसी में क्या आता है कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ आनी चाहिए। नंबर थर्ड डिफरेंस आप लोग देखो, एक्यूरेसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रिसीजन। एक्यूरेसी जो है वो प्रिसीजन पे डिपेंड नहीं करती। अब प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन भी एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। प्रिसीजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी। नेक्स्ट नंबर 4 अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखें, एक्यूरेसी इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने के लिए बेटे डिफरेंट फार्मूलाज हैं। कैसे मैं आपको समझाऊं, देखो मैंने आपको क्या कहा कि हमारी कोई भी स्टैंडर्ड रीडिंग है, मैं कहती हूँ कि यार ये जो मेरी वॉल है, ये वॉल जो है ये इसकी हाइट जो है सपोज करें 7 इंच है, ठीक है। तो मैं रीडिंग लूँगी और फिर मैं दोनों रीडिंग्स को आमने सामने रखूँगी और कैलकुलेट करूँगी कि दोनों सेम आ गई हैं, सिमिलर आई हैं, तो हमारी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट है। जबकि प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करता है मेजरिंग टूल के ऊपर। बार बार हम पढ़े हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 रीडिंग्स ली हैं, 4 रीडिंग्स ली हैं, तो वो कितनी क्लोज हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। इन शॉर्ट क्या होगा बेटे कि एक्यूरेसी को हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं और प्रिसीजन को हम लोग मेजरिंग टूल से जो है कैलकुलेट करते हैं, उस पर वो डिपेंड कर रही होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी की एग्जांपल भी दें, तो बेटे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आप लोगों के लिए राइट कर दी ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो। पहली एग्जांपल हमने एक्यूरेसी की लिखी है, इफ़ अ क्लॉक शोज 3 PM द एक्चुअल टाइम इज़ 3 PM, द क्लॉक इज़ एक्यूरेट। अभी देखो हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम इस टाइम पाकिस्तान का, अगर मैं कहती हूँ कि 3 PM है और मैं आपसे कहती हूँ कि अपने क्लॉक में टाइम देखें, आप लोग क्लॉक में टाइम देखते हो, आपके क्लॉक में भी एग्जैक्ट 3 PM है इस टाइम। इसका मतलब है कि आपका क्लॉक का टाइम और जो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान है वो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि टाइम जो है वो इस टाइम क्या है, एक्यूरेट है। इज दैट क्लियर बेटे। ये उसकी रीडिंग दे दी मैंने आपको, एग्जाम्पल दे दी, समझ आ गई ना इस एग्जाम्पल की। अगली एग्जाम्पल जो है वो किसकी है, प्रिसीजन की। इफ़ अ डिजिटल स्केल कंसिस्टेंटली मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज 5 ग्राम एवरी टाइम इट इज़ प्लेस्ड ऑन द स्केल इज़ प्रिसाइज। आपके पास मेजरिंग स्केल है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको रखते हो ऑब्जेक्ट के मेजरिंग स्केल के ऊपर, आपने रीडिंग ली, आपकी रीडिंग क्या आ गई, वेट कितना आ गया 5 ग्राम। आपने दोबारा वही ऑब्जेक्ट रखा, फिर रखा, 3-4 रीडिंग्स ली आपने बार बार, और हर दफ़ा आपके ऑब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है, जो वेट आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो स्केल है ना वो क्या है, प्रिसाइज है। क्योंकि आप प्रिसीजन में क्या होता है कि आपकी जो रीडिंग्स हैं, जो आप रीडिंग्स ले रहे हो वो एक जैसी आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बेटे ये हमने अपने पार्ट डी का जो पार्ट था 1.5 वो भी कंप्लीट कर लिया। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में जो डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको रिटन फॉर्म में दे दिए। आप लोग यहाँ से जो है अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो और इसको एज इट इज़ जो है आपने याद करना है। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट जो है इसी एक्सरसाइज का जो है नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का वो मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पार्ट ई जो है आपका डैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है बेटे वो मैं स्टार्ट करवाऊँगी। टिल देन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हम लोग मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।